हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। वैसे ही आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आधारित हैं चैप्टर 7 शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल में चोटों पर। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो आज के पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, शरीर क्रिया विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में शरीर क्रिया विज्ञान, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल में चोटें, तो इस प्रश्न में हमें शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा बतानी है। तो देखते हैं इस प्रश्न में शरीर क्रिया विज्ञान की क्या परिभाषा होती है। तो शरीर क्रिया विज्ञान इस बात का अध्ययन है कि मानव शरीर कैसे कार्य करता है। शरीर और क्रिया, शरीर यानी कि शरीर और क्रिया यानी कि कार्य, तो मानव शरीर कैसे कार्य करता है इसका अध्ययन करते हैं हम शरीर क्रिया विज्ञान में। अर्थात हमारे आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए अंग, सिस्टम यानी कि तंत्र, ऊतक, कोशिकाएं और अणु एक साथ मिलकर कैसे कार्य करते हैं, ये हमें बताता है शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम शरीर के सभी संस्थानों के कार्य तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, और इसे हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, क्योंकि हम इसमें अपने शरीर और कार्यों के मध्य क्या संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो हमने जाना कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक घटक कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। तो इस प्रश्न में हमें बतानी है कि शारीरिक पुष्टि के घटक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक घटक कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रश्न में हम जिन पॉइंट्स को लिखेंगे उसकी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक निम्नलिखित हैं। पहला, शक्ति, लचक, सहन क्षमता और गति। तो 4 कारक होते हैं, पहला शक्ति, दूसरा लचक, तीसरी सहन क्षमता, चौथी गति। तो पूरी वीडियो में हम इन्हीं 4 पॉइंट्स पर और हमारी जो अगली एक्सरसाइज होंगी उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनमें से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे शक्ति कितने प्रकार की होती है, शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, लचक कितने प्रकार की होती है, किन किन क्रियाओं द्वारा, किन किन गतिविधियों द्वारा हम लचक को बढ़ा सकते हैं, लचक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसी तरह सहन क्षमता और गति में से भी कई प्रश्न बन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक घटकों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक घटकों की व्याख्या करनी है। शक्ति जो कि शारीरिक पुष्टि के घटकों में से एक घटक माना जाता है, उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से शरीर क्रियात्मक घटक होते हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। किसी व्यक्ति की शक्ति को निर्धारित करने वाले विभिन्न शरीर क्रियात्मक कारक होते हैं, जो कि निम्न प्रकार से लिखे हुए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है मांसपेशियों का आकार। तो मांसपेशियों का आकार शक्ति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो शरीर की मांसपेशियों की शक्ति मांसपेशियों के आकार पर निर्भर करती है। यह एक सुविख्यात तथ्य है, यानी कि मांसपेशियां जितनी अधिक मोटी होंगी, जितनी अधिक उनमें द्रव्यमान जितना अधिक होगा, शक्ति भी उस व्यक्ति की उतनी ही अधिक होगी। बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न करती हैं। जैसे कि हमने हमारे उत्तर में भी लिख रखा है कि मांसपेशियां जितनी बड़ी और विशाल होंगी वो उतनी ही अधिक शक्ति उत्पन्न करती हैं। इस तरह शक्ति को प्रभावित करने वाला यह महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो कि है मांसपेशियों का आकार। तो इसी के साथ हमारा यह पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट है कि मांसपेशियों का रचना विज्ञान। तो सेकंड, मांसपेशियों का रचना विज्ञान। मांसपेशियों का रचना विज्ञान भी शक्ति को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारण होता है। रचना विज्ञान यानी कि जो मांसपेशियों की बनावट है वो किस तरह की है, क्योंकि व्यक्ति की मांसपेशियां प्राय दो प्रकार के फाइबरों से बनी होती हैं। पहली स्लो ट्विच फाइबर, दूसरा फास्ट ट्विच फाइबर। स्लो ट्विच फाइबर को हम श्वेत फाइबर भी कहते हैं और फास्ट ट्विच फाइबर को प्राय लाल फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो स्लो ट्विच फाइबर संकुचित होने में समय लगाते हैं, लेकिन जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो संकुचित होने की महत्वपूर्ण भूमिका से परिपूर्ण होते हैं। और इन दोनों फाइबरों से ही शक्ति की मात्रा का निर्धारण भी होता है, क्योंकि मांसपेशियां जितनी अधिक तेजी से संकुचित और विस्तारित होती हैं, शक्ति उतनी ही अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट को। तो शरीर का भार। जिस व्यक्ति के शरीर का भार अधिक होता है और उनमें मांसपेशियों का द्रव्यमान अधिक होता है, उसकी मांसपेशीय शक्ति उतनी ही अधिक होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है तंत्रिका आवेग की तीव्रता। तो प्रत्येक गतिविधि में मांसपेशियों के दो समूहों का इस्तेमाल होता है, वह हैं एगोनिस्ट तथा एंटागोनिस्ट। जब एगोनिस्ट मांसपेशियां संकुचित होती हैं, तब एंटागोनिस्ट मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल हो जाती हैं। इन दोनों मांसपेशियों के मध्य संतुलन होना भी आवश्यक होता है। तो ये थी शक्ति को निर्धारित करने वाली कुछ गतिविधियां, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। मांसपेशियों का आकार, की शक्ति की जो मात्रा होती है वो मांसपेशियों के आकार पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि मांसपेशियों का रचना विज्ञान, कि मांसपेशियां किस तरह के फाइबर से बनी हैं। थर्ड पॉइंट हमारा था शरीर का भार। शरीर का भार जितना अधिक होगा, मांसपेशियों का द्रव्यमान उतना अधिक होगा, और जितना अधिक मांसपेशियों का द्रव्यमान होगा तो जो शक्ति है हमारी वो भी उतनी ही अधिक उत्सर्जित होगी। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है तंत्रिका आवेग की तीव्रता। तो तंत्रिका आवेग की तीव्रता में 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट, जो कि संकुचन और विस्तारण करती हैं, जिसके कारण हमारी शक्ति का जो निर्माण होता है और शक्ति उत्पन्न होती है, और ये शक्ति को प्रभावित भी करते हैं। तो ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही कई प्रश्न जैसे गति को निर्धारित करने वाले कारक बताइए, या फिर सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक बताइए, या लचक को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। तो चारों में से किसी भी एक प्रश्न पर उसके कारक पूछे जा सकते हैं कि उसको कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि एनारोबिक सहन क्षमता और एरोबिक सहन क्षमता में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा इन्हें परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें एनारोबिक सहन क्षमता और एरोबिक सहन क्षमता में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखते हैं एनारोबिक सहन क्षमता और एरोबिक सहन क्षमता क्या होती है। तो एनारोबिक सहन क्षमता प्राय वो सहन क्षमता होती है जिसमें मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करने की क्षमता को एनारोबिक सहन क्षमता कहते हैं। तो एनारोबिक सहन क्षमता वह सहन क्षमता होती है जिसमें हमारी मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कार्य करने की क्षमता रखती हैं।
और हमारा दूसरा है एरोबिक सहन क्षमता। तो एरोबिक सहन क्षमता प्राय वो क्षमता होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई कार्य किया जाता है, यानी कि मांसपेशियां ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्य करती हैं तो उसे कहते हैं हम एरोबिक सहन क्षमता। और वही जब मांसपेशियां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई कार्य करती हैं तो उस क्षमता को हम कहते हैं एनारोबिक क्षमता। तो ये था एरोबिक और एनारोबिक क्षमता में अंतर। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्वसन तंत्र यानी कि हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायामों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें श्वसन तंत्र, जिसे हम हृदय वाहिका तंत्र या कार्डियो श्वसन तंत्र भी कहते हैं, उस पर व्यायामों का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या करनी है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। श्वसन तंत्र, जिसे हम कार्डियो श्वसन प्रणाली या फिर हृदय वाहिका तंत्र भी कहते हैं, इस पर व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जो कि प्राय दो प्रकार के होते हैं। पहला तत्कालिक प्रभाव और दूसरा दीर्घकालिक प्रभाव। तो श्वसन तंत्र के दोनों व्यायामों के तत्कालिक प्रभाव और दीर्घकालिक प्रभावों दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इस प्रश्न में हम दोनों के ही कुछ ना कुछ पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं श्वसन तंत्र पर व्यायाम के तत्कालिक प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तो कार्डियो श्वसन प्रणाली पर व्यायाम के तत्कालिक प्रभाव जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, हृदय गति दर में वृद्धि होती है, यानी कि हृदय की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। जब हम शुरुआती में व्यायाम करना प्रारंभ करते हैं तो हमारी हृदय की जो गति होती है वो बढ़ती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव में देखें तो यही हृदय की गति में कमी आती है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट होता है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, यानी कि हृदय द्वारा प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाईं निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा को जो मुख्य धमनी में डाली जाती है उसे स्ट्रोक का आयतन कहते हैं। तो व्यायाम के कारण हृदय द्वारा स्ट्रोक के आयतन में भी वृद्धि होती है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, तो व्यायाम के कारण ही हृदय अधिक से अधिक रक्त भी पंप कर पाता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है कार्डियो आउटपुट में वृद्धि। व्यायाम से हृदय के कार्डियो आउटपुट में भी वृद्धि होती है, जिसमें प्रति मिनट रक्त की मात्रा, कितनी रक्त की मात्रा पंप की जा रही है उसको देखा जाता है। तो कार्डियो आउटपुट क्या होता है? कार्डियो आउटपुट होता है कि किसी निश्चित समय अवधि में हृदय कितना रक्त पंप कर पा रहा है। और अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि रक्त प्रवाह में भी वृद्धि होती है। रक्त के प्रवाह यानी कि रक्त के प्रवाह में भी गति आती है। तो ये व्यायाम के तत्कालिक प्रभाव। अब हम देखते हैं अपने दीर्घकालिक प्रभाव की हृदय पर क्या क्या व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव पड़ते हैं। तो व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव, पहला, मांसपेशियों के आकार तथा शक्ति में वृद्धि होती है। जब हम लंबे समय से व्यायाम करते आ रहे हैं तो हमारी जो रक्त की मांसपेशियां और आकार होता है उसमें वृद्धि आ जाती है। और सेकंड पॉइंट है, हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि आती है, और हृदय के कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की कुशलता में भी अच्छी वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है, हृदय रोगों में कमी आती है। हृदय के जो रोग होते हैं वो कम हो जाते हैं। हृदय संबंधी रोगों में भी कमी आती है व्यायाम के कारण, जो कि व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभावों में से एक है। तथा हृदय के वजन में भी वृद्धि होती है। तो मांसपेशीय घनत्व बढ़ता है, जिस कारण कि हृदय के वजन में भी वृद्धि होती है लगातार व्यायाम करते रहने से। अब फोर्थ पॉइंट है, हृदय दर में कमी आती है और हृदय क्षमता बढ़ती है। हृदय की जो दर की गति होती है उसमें कमी आती है, और जब हम व्यायाम करना प्रारंभ करते हैं तो ये दर बढ़ जाती है, लेकिन जब हम लगातार व्यायाम करने लगते हैं और हमारा हृदय विकसित हो जाता है तो यही दर कम हो जाती है और हृदय की कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि आती है। तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि
मांसपेशीय संस्थान तंत्र पर व्यायाम के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें मांसपेशीय संस्थान तंत्र पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये बताना है। हमने हमारे पहले वाले प्रश्न में श्वसन तंत्र पर व्यायामों के प्रभाव का वर्णन किया था। इसमें हमें मांसपेशियों के संस्थान पर व्यायाम को क्या प्रभाव पड़ते हैं उनका वर्णन करना है। तो देखते हैं कि मांसपेशीय संस्थान को व्यायाम किस तरह से प्रभावित करता है। तो व्यायाम के मांसपेशीय संस्थान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है लगातार व नियमित व्यायाम करते रहने से मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से और लगातार व्यायाम करता आ रहा है तो उसकी मांसपेशियों में वृद्धि होगी और नई मांसपेशियों का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। सेकंड पॉइंट है नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। थर्ड पॉइंट है मांसपेशियाँ ऊतकों में मजबूती आती है और मांसपेशियाँ लोचशील होती हैं। यानी कि जो मांसपेशियाँ ऊतक होते हैं जिनसे मांसपेशियों का निर्माण होता है उनमें मजबूती आती है और मांसपेशियाँ प्राय लोचशील यानी कि उनमें लचक बढ़ जाती है और व्यायाम करने में आसानी होती है तथा हम अच्छे आसन भी कर पाते हैं इस कारण से। यानी कि हमारी लचक बढ़ जाती है तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और हम कोई भी व्यायाम आसानी से कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारी सहन क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि मांसपेशियों की जो सहन क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है और वो अधिक समय तक कोई भी कार्य बिना थकावट के कर सकते हैं। तो थकावट में देरी भी आती है। इसी के साथ हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने 8वां प्रश्न। तो हमारा 8वां प्रश्न यह है कि खेल चोटें क्या होती हैं। खेल चोटों को प्राय कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उनके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें खेल चोटें क्या होती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं और उनके वर्गीकरण का आधार क्या होता है, इस प्रश्न में हमें तीनों प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो खेल चोटें खेलों में अभ्यास, प्रशिक्षण या स्पर्धा के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोटों को खेल चोटें कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो खेल चोटें खेल में खेलते समय शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान घटने वाली दुर्घटना या परिस्थितियां हैं जिससे खिलाड़ी खेल में भाग लेने की स्थिति में नहीं रहते हैं या काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। इस स्थिति को ही खेल चोट कहा जाता है। तो खेल चोट वे चोटें होती हैं जो कि खेलों में अभ्यास और प्रशिक्षण के दौरान किसी खिलाड़ी को लगती हैं। इससे उस खिलाड़ी को या तो उसके प्रदर्शन में कमी आ जाती है या फिर वो खेल में भाग नहीं ले पाता और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इन्हीं स्थितियों को खेल चोट की स्थिति कहा जाता है। अब इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है और इनके वर्गीकरण का आधार क्या होता है हमें वो भी बताना है। तो देखते हैं कि खेल चोटें कितने प्रकार की होती हैं। तो खेल चोटों को प्राय 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि पहली होती हैं बाहरी चोटें, दूसरी आंतरिक चोटें। हम जिन्हें देख सकते हैं वे बाहरी चोटें कहलाती हैं और जिन्हें नहीं देख सकते जो अंदरूनी चोटें होती हैं उन्हें हम आंतरिक चोटें कहते हैं। फिर बाहरी चोटें और आंतरिक चोटों को भी कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि बाहरी चोटों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे गुम चोट, रगड़, खरोच, घाव या नील पड़ना, ये होती हैं बाहरी कुछ चोटें। और आंतरिक चोटों को भी हम कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कोमल ऊतक की चोटें, अस्थियों की चोटें और जोड़ों की चोटें, ये होती हैं आंतरिक चोटें। फिर अस्थियों की चोटों को भी कई भागों में विभाजित किया जाता है, जोड़ों की चोटों को भी कई भागों में विभाजित किया जाता है और ऊतक की चोटों को भी कई भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से खेल की चोटों को विभाजित किया जाता है उनके देख सकने और ना देख पाने के आधार पर और उनके अंदरूनी व बाहरी होने के आधार पर हम खेल चोटों को विभाजित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो हमारा 9वां प्रश्न यह है कि खेल चोटों से बचाव की 2 सबसे महत्वपूर्ण विधियां कौन सी हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि खेल चोटों से कैसे बचा जा सकता है और उसकी जो 2 सबसे महत्वपूर्ण विधियां
कौन सी हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो खेल चोटों में बचाव की दो सबसे महत्वपूर्ण और उपयोग में लाई जाने वाली विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है प्राइस, दूसरी है माइस। प्राइस जिसे PRICE और माइस जिसे MICE कहते हैं। तो ये होती हैं प्राइस और माइस जो कि खेल चोटों के बचाव के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो देखते हैं प्राइस और माइस हैं क्या। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइस। तो प्राइस की फुल फॉर्म होती है PRICE, जिसका हमारा P4 होता है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। कोई भी चोट लगी है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा है रेस्ट, यानी कि उस खिलाड़ी को पर्याप्त आराम देना चाहिए ताकि उसकी चोट ज़्यादा ना बढ़ सके। फिर हमारा आता है आइस, और यदि उस चोट पर सूजन भी हो गई है तो हमें आइस अप्लाई करनी चाहिए। फिर आती है हमारी C यानी कॉम्प्रेशन, जिसे हम कहते हैं दबाव। उस पर दबाव बना के अधिक ज़्यादा दबाव भी नहीं रखना चाहिए कि उसकी स्वेलिंग और बढ़ जाए, और अगर ज़्यादा सूजन हो रही है तो हमें पट्टी की सहायता से उस चोट पर पूरा दबाव भी डालना चाहिए। और फिर होता है एलिवेशन, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठाना। तो ऊपर उस चोट के ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए, ताकि उस पार्ट पर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो सही से रक्त का संचार होता रहे, हमें उस पार्ट को कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पर तकिए के ऊपर या फिर किसी और चीज़ के सपोर्ट में हमें उस शरीर के पार्ट को सही से थोड़ी सी ऊंचाई थोड़ा सा ऊपर उठाकर रख देना चाहिए, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहे और चोट से जल्दी आराम पाया जा सके। फिर आती है हमारी दूसरी विधि जो है माइस, जिसे MICE कहते हैं। तो माइस की फुल फॉर्म होती है मोबिलाइजेशन, जिसका अर्थ होता है गतिशीलता, यानी कि हमें उस पार्ट को ज़्यादा आराम नहीं देना चाहिए, जिसके कारण यदि उस पार्ट में कोई कमी है तो वो और ना बढ़ जाए, बल्कि उसमें हमें रेगुलर एक्सरसाइज से उसे गतिशीलता में रखना चाहिए, यानी कि मोबिलाइजेशन करते रहना चाहिए। फिर आता है आइस, जिसका अर्थ होता है बर्फ़। यदि उस पार्ट पर स्वेलिंग है तो हमें बर्फ़ अप्लाई करनी चाहिए। फिर हमारा थर्ड आता है कॉम्प्रेशन, जिसका अर्थ होता है दबाव। फिर एलिवेशन, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठाना, जो हमने प्राइस विधि में भी पढ़ा है। तो ये थी दो महत्वपूर्ण विधियाँ जिनकी मदद से हम रोगों से बचाव से थोड़ी राहत पा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट होता है, और जो चोटों का वर्गीकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है। तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। कितने प्रकार की होती हैं, उनकी परिभाषा क्या क्या होती है, रगड़ से क्या अभिप्राय है, खरोच से क्या अभिप्राय है, घाव क्या होता है, ये सारी इनकी सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं हम समाप्त। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही यदि आपको ऐसी ही बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। साथ ही यदि आपको चाहिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस की लिंक दे रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।